हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एससी में दोस्तों जूनियर असिस्टेंट मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 लेके उपस्थित हुआ हूँ। आज का टॉपिक है दोस्तों हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता में। आइए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पावन का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? पौ प्लस अन है, पो प्लस अन है, पा प्लस अन है कि पाव प्लस आन है? तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन सही है, पाव प्लस अन होगा। दोस्तों ये कौन सी संधि है? दोस्तों ये अयादि स्वर संधि है। अयादि, नोट कर लीजिए, अयादि स्वर संधि है। अयादि स्वर संधि है। ठीक है। संधि कितनी प्रकार की होती है दोस्तों? संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से? स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है और विसर्ग संधि होती है। तो ये किसका है दोस्तों? ये स्वर संधि का ही जो है ये आपको दिया है अयादि स्वर संधि में। पौ प्लस, अगर दोस्तों पो प्लस अन है तो इसका क्या हो जाएगा? इसका बन जाएगा पवन। इसको बहुत आसान है याद करना दोस्तों। देखिए यहाँ औ की यदि मात्रा लगी है तो फिर बड़ा आएगा, मतलब पा आएगा। अगर पो की मात्रा लगी है मतलब उससे छोटा लगी है दोस्तों तो पा केवल आएगा, मीन्स पवन आएगा और इसका बन जाता है क्या? पावन। ठीक, इसका क्या बन जाता है? पावन बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विपत प्लस जाल, विपत जाल में कौन सी संधि है? स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, वृद्धि संधि है कि गुण संधि है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों व्यंजन संधि है। देखिए इसमें क्या है? व्यंजन संधि। विपत प्लस जाल मतलब कि विपत जाल में व्यंजन संधि होगा। यहाँ ता को हटा के क्या हो जाता है दोस्तों? ता वाले सेक्शन को हटा दिया जाता है और इसका बन जाता है जा। वो भी कैसा बनेगा? आधा जा बनेगा दोस्तों। ता का जा हो जाता है। ये कि कौन सी संधि होती है? ये व्यंजन संधि में आती है दोस्तों। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हाँ ये व्यंजन संधि, यही तो पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथोचित का संधि विच्छेद है। यथोचित का, यथो प्लस उचित, यथा प्लस उपिचित, यथा प्लस उचित, यथा प्लस ओचित। बताइए कौन सा सही है? तो दोस्तों ये इस तरीके के तो बनता ही नहीं है, कभी इसको देखते ही आप हटा दीजिए। बना क्या? यथा प्लस उचित। यथोचित का सही संधि विच्छेद क्या है? यथा प्लस उचित है। और इसमें कौन सी संधि है दोस्तों? इसमें है गुण संधि। ठीक है, कौन सी संधि है? इसमें है गुण संधि। ठीक है दोस्तों, कौन सी संधि है? इसमें गुण संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है। दोस्तों ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है यशोदा वाला। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि होगा। इसमें कौन सा संधि से? ये विसर्ग संधि होगा दोस्तों। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम विसर्ग संधि है, जिसका संधि विच्छेद अगर मैं करूंगा दोस्तों तो इसका क्या बनेगा? यशः प्लस दा। यशः प्लस दा होगा। देखिए बन गया। यह विसर्ग संधि है जिसमें यशः प्लस दा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें त्रुटिपूर्ण वाक्य है। जब तक मैं नहीं जाऊं तब तक तुम पढ़ते रहना। जब तक मैं नहीं जाऊं उस समय तक तुम पढ़ते रहना। जब तक मैं ना जाऊं तब तक पढ़ते रहना। जब तक मैं ना जाऊं उस समय तक तुम पढ़ते रहना। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर कहा जाए दोस्तों तो इसका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जब तक मैं ना जाऊं उस समय तक तुम पढ़ते रहना। ठीक है, क्योंकि इसमें दोस्तों त्रुटिपूर्ण पूछा गया है। तो इसका अगर मैं निकालूं तो कैसे क्या बनेगा? इसका बनेगा दोस्तों, जब तक मैं ना जाऊं तब तक तुम
पढ़ते रहना, ये बनेगा इसका। जब तक मैं ना जाऊं तब तक तुम पढ़ते रहना, ये होगा दोस्तों इसका सही वाक्य। ऊपर वाले 3 तो वैसे भी करेक्ट हैं। जब तक मैं नहीं जाऊं तब तक तुम पढ़ते रहना, जब तक मैं नहीं जाऊं उस समय तक तुम पढ़ते रहना, जब तक मैं ना जाऊं तब तक तुम पढ़ते रहना, तब तक पढ़ते रहना, और लास्ट वाले का बन जाएगा जब तक मैं ना जाऊं तब तक तुम पढ़ते रहना। नेक्स्ट, अब दोस्तों पैरा आ गया है 6 से लेके 10 तक। निम्नलिखित गद्य अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उससे संबंधित उत्तरों के लिए दिए गए बहुविकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करें। आरंभ में मानवतावाद का शोषण, समझिएगा, आरंभ में मानवतावाद का शोषण, ये वाले वाक्य थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मानवतावाद का शोषण और बंधन से मुक्त करने के महान और उदार आदर्शों से चालित हुआ था। तत्वचिंतकों और साहित्य मनीषियों के मन में इस आदर्श का रूप बहुत ही उदार था, पर व्यवहार में मनुष्य की उदारता, यहाँ पे समझिएगा, मनुष्य की उदारता केवल एक ही राष्ट्र के मनुष्यों की मुक्ति तक सीमित होकर रह गई। धीरे धीरे राष्ट्रीयता मानक देवी का जन्म हुआ। कौन सा देवी दोस्तों? मानक देवी का जन्म हुआ। यहाँ पे देख लीजिए, मानक, राष्ट्रीयता मानक देवी का जन्म हुआ। ठीक, यह एक हद तक प्रगतिशील विचारों की ही उपज थी। हमारे देश में भी नए जीवन साहित्य के स्पर्श से नवीन जीवन आदर्श जाग पड़े। मानवतावाद भी आया, दलितों, अधःपतितों और अपेक्षितों के प्रति सहानुभूति का भाव भी आया और साथ ही साथ राष्ट्रीयता भी आई। पश्चिमी देशों में राष्ट्रीय भावना के बाहुल प्रचार के एक राष्ट्र के भीतर सुविधा भोगी और सुविधा के जुटाने वाले 2 वर्गों के व्यवधान को बढ़ाने में सहायता पहुंचाई। जिन लोगों के पास संपत्ति है और जिनके पास संपत्ति नहीं है, उनका अंतर भयंकर होता गया। देख लीजिए यहाँ क्या लिखा है, उनका अंतर भयंकर होता गया। एक तरफ तो विषमता बढ़ती गई और दूसरी तरफ राष्ट्रीयता की देवी युवावस्था की देहली पर पहुंचकर ऐसी ईर्ष्यालु रमणी साबित हुई जो सारे परिवार को ही ले डूबती हैं। इन विकृत विचारों ने ठाए ठाए 2 महायुद्धों को भूपृष्ठ पर उतार दिया। इस प्रकार मनुष्यता की महिमा भी विकृत रूप से भयंकर हो उठी। दोस्तों अब इनके क्वेश्चन देखते हैं 6 से 10 तक। मानवता के उदय का प्रेरणा स्रोत क्या था? मानवता को शोषण और बंधन से मुक्त करना, मानव के लिए सुख सुविधाएं जुटाना, मानवता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट करना, मनुष्य के मन में राष्ट्रीय भावना जगाना। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका पहला ही ऑप्शन दोस्तों सही है, मानवता को शोषण और बंधन से मुक्त करना। देख लीजिए यहाँ पे अगर मैं और ऊपर आऊँ तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये शोषण और बंधन से, मैंने यहाँ पहले ही देखिए इस वाली लाइन को सिलेक्ट किया था ना, शोषण और बंधन से मुक्त करना। ठीक है, मानवता का शोषण और बंधन से मुक्त करना मीन्स पहले ही ऑप्शन का पहला ही आंसर मिल गया। ऐसे आप मिलान नहीं कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए राष्ट्रीयता का जन्म कैसे हुआ? जब आधुनिक युग में देश राष्ट्र रूप लेने लगे, जब मानवता के स्थान पर राष्ट्रीयता का महत्व बढ़ गया, जब उदार मानवतावाद एक राष्ट्र की परिधि में सीमित हो गया, जब लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना प्रबल हो गई। दोस्तों इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, जब उदार मानवतावाद एक राष्ट्र की परिधि में सीमित हो गया। अब आप जाके पीछे वाला पैरा को आप देखते रहिएगा। ठीक, मैं आगे बढ़ता हूँ, नहीं इसमें काफ़ी समय लग जाएगा। संकुचित राष्ट्रीय भावना का दुष्परिणाम क्या निकला? आंतरिक कलह के कारण कई राष्ट्रों को बंटवारा होता गया। राष्ट्रीय ने मानवता की भावना को कुचल दिया। राष्ट्रों में परस्पर
श्रेष्ठता की होड़ लग गई। मानवता धनी और निर्धन दो वर्गों में बट गया। दोस्तों 8वें का क्या आंसर सही होगा? डी ऑप्शन। मानवता धनी और निर्धन दो वर्गों में बट गया। धनी धनी होता गया, निर्धन निर्धन होता गया। ठीक। राष्ट्रीयता की महिमा किन कारणों से विकृत हो उठी? संकुचित राष्ट्रीय भावना और परिणामतः महायुद्ध, राष्ट्रों की अतिशय महत्वाकांक्षाएं, मानव मूल्यों का ह्रास और राष्ट्रों का विघटन, मनुष्य के शोषण के प्रति बढ़ता हुआ रुझान। कौन सा सही होगा? इसका संकुचित राष्ट्र भावना और परिणामतः महायुद्ध। दो पक्षों में महायुद्ध होना शुरू हो गया था ना। देखिए यही पहला ऑप्शन सही है। चलिए लास्ट, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए। मानवतावादी राष्ट्रीय भावना है। राष्ट्रीय भावना के विविध रूप, मानवता से राष्ट्रीयता की ओर, राष्ट्रीयता से मानवता की ओर। कौन सा सही है? तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही होगा, मानवता से राष्ट्रीयता की ओर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा 10 हो गया ना। चलिए 11 से। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम और तद्भव, पहले इनको समझ लेते हैं। दो वाक्य कौन कौन से दोस्तों? तत्सम और तद्भव। ठीक है, देखिए तत्सम क्या होता है? जो संस्कृत के मूल वर्ड होते हैं वो तत्सम होते हैं। तद्भव जो संस्कृत से निकलकर गांवों की भाषा, ठीक है, या उससे दूसरे वर्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसका चेंज हो जाता है, ठीक है, वो वर्ड, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? तद्भव बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। जैसे खीर, खीर क्या है? खीर जो है तद्भव है। खीर तद्भव है। और इसी का क्या था पहले? क्षीर क्या था? वो था दोस्तों इसका तत्सम। यहां पे आ जाइए। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? पंख, पारा, पवन, पकवान। बताइए कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन जो है दोस्तों सही है पवन बिल्कुल सही है। पवन का तद्भव क्या होगा? पवन का तद्भव होगा दोस्तों पौन। क्या होगा? पौन इसका तद्भव पूछा जाता है। अच्छा पंख का क्या होगा? अच्छा पंख का तत्सम पंख का तत्सम क्या होगा? पंख का तत्सम होगा दोस्तों पक्ष। पंख का तत्सम पक्ष होगा। पारा का क्या होगा? पारद होगा। क्या होगा? पारद होगा। और पकवान का क्या होगा? पकवान होता है दोस्तों, ये ऐसे लिखा जाता है। देखिए पकवान ये लिखा जाता है। पा आधा का, बड़ा वा, ना छोटा ना। ठीक है। करपट का तद्भव रूप है। करपट का तद्भव रूप बताइए। करपट मीन्स क्या होता है? करपट मीन्स होता है दोस्तों कपड़ा। ध्यान रखिएगा। तो इसका करपट जो है वो तत्सम रूप है और इसका ये कपड़ा जो है तद्भव रूप है। ये क्या है दोस्तों? ये है तद्भव रूप। ठीक है, ये क्या है? ये है तद्भव रूप। और ये करपट क्या है? ये है तत्सम रूप। ये क्या है? तत्सम रूप है। ध्यान अब समझ में आया दोस्तों? कपट, कपूर, कारपेट ये सब कुछ नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्द युग्म में से तदभ तत्सम के सर्वोच्चतम शब्द युग्म का चयन कीजिए। आज, अर्जी, आँच, अद, घर, ग्रह की सांचा, संचक। बताइए क्या पूछा है? ध्यान रखिएगा। तद्भव तत्सम कौन सा इसका सही होगा? घर, ग्रह दोस्तों इसका सही होगा। ठीक है। तद्भव क्या है? घर है। ये घर क्या है? तद्भव है। ग्रह क्या है? ये तत्सम है। मतलब दोस्तों तद्भव, ठीक है, और इधर क्या होगा? तत्सम। ठीक, ये वाला जो इसका तद्भव और तत्सम, तो घर का क्या बनेगा? तत्सम, ग्रह बनेगा। नेक्स्ट,
अभिमानी का विलोम है साहसी, स्वाभिमानी, निराभिमानी कि गौरवशाली। अभिमानी का विलोम बताइए, अभिमानी का विलोम क्या होगा? अभिमानी का विलोम होता है निराभिमानी। ठीक है, निराभिमानी मीन्स कि कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? इसका सी सही है। आसक्त का विलोम बताइए, आसक्त का विलोम विरक्त, अनुरक्त, सशक्ति, विभक्ति। आसक्त का होता है दोस्तों विरक्त। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब सिंपल क्वेश्चन है। गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम शब्द है गगनचुंबी। गगनचुंबी का क्या होगा? भूतल, धराशायी, भूमिसात कि तत्स्पर्शी। तो गगनचुंबी का क्या होगा? तल स्पर्शी। ठीक है, मतलब गगनचुंबी जो गगन को चूमता हो और तल स्पर्शी जो तल को ही चूमता हो, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, गौरव का विपरीतार्थक शब्द है वैभव है, लाघव है, पराभव है कि निर्मोख है? कौन सा सही है? तो गौरव का क्या होगा दोस्तों? गौरव का लाघव। ठीक है, गौरव का क्या होगा? लाघव। निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए। अंधे की लकड़ी, 9 2 11 होना, गले पड़ना, अधजल गगरी छलकत जाए। मतलब आधा ज्ञान खतरनाक होता है। ठीक है, तो कौन सा इसका ऑप्शन सही है? इसका यही दोस्तों सही भी है, अधजल गगरी छलकत जाए। 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। ठीक है, अंधे की लकड़ी होना मतलब सहारा होना। ठीक, गले पड़ना मतलब मुसीबत में पड़ना। ये सब वर्ड याद रखिएगा। 18 अब 19, आँच न आने देना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा? आँच न आने देना, आग दूर रखना, जरा भी कष्ट ना आने देना, गर्मी ना आने देना, बहुत कष्ट देना। आँच ना आने देना, जरा भी कष्ट ना आने देना। 19 का कौन सा सही है दोस्तों? यही बी ऑप्शन सही है, जरा भी कष्ट न देना। ये आँच ना आने देना क्या है? ये मुहावरा है। ठीक है, इसका ये अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां, जिन ढूंढा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ। लोकोक्ति का अर्थ बताइए। परिश्रम का फल गहरे पानी में मिलता है, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, परिश्रम का फल कभी कभी मिलता है, परिश्रम का फल भाग्य से मिलता है। तो 20वां का क्या है दोस्तों? परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, एक दिन अवश्य मिलेगा। ठीक है, यदि आप कठिन परिश्रम करते रहेंगे दोस्तों तो एक दिन आप सफल जरूर होंगे। ये तो पक्का है, डन। जैसे रसरी यावत जात पे सिर पर पड़त निशान, याद है? रसरी यावत जात पे सिर पर पड़त निशान मीन्स कि रस्सी को बार बार आने जाने से कठोर पत्थर भी क्या हो गया था? कट जाता है। ठीक है, ठीक। अमृत का पर्यायवाची है, अमृत का पर्यायवाची है पीयूष, वसन, पावक, निकेतन। अमृत का पर्यायवाची पूछा है, अमृत। ठीक, अमृत का बताइए आप क्या है इसका पर्यायवाची? अमृत का पर्यायवाची तो दोस्तों पीयूष, पीयूष भी क्या है? वो अमृत का पर्यायवाची है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, आविर्भाव का पर्यायवाची शब्द है विकास है, जन्म है, उद्भव है कि निर्माण है? आविर्भाव दोस्तों इसका है उद्भव। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से केतु का पर्याय नहीं है? झंडा, पताका, निशान, ग्रह। बताइए कौन सा सही है? निम्नलिखित में से केतु का पर्याय नहीं है, वो है दोस्तों ग्रह। केतु का पर्याय नहीं, झंडा भी है, पताका भी है, निशान भी है। केतु मीन्स ही झंडा, पताका, निशान ये सब होता है, ग्रह नहीं होता। ग्रह तो घर होता है ना, ग्रह क्या होता है? वो घर होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। इसमें कौन सा अलंकार है? दोस्तों इतना अच्छा पूछा गया है कि इस सेंटेंस को ही पढ़ के दोस्तों
मजा आ जाता है। इसमें दोस्तों रूपक अलंकार है। क्या है दोस्तों? इसमें रूपक अलंकार है। ठीक है, आगे देखते हैं। उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर श्याम, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उतरी नहाए जमुन जल, जमुन जल जो शरीर श्याम। ठीक है, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा है, प्रतीप है, विशेषोक्ति है कि विभावना है? कौन सा है इसमें? तो दोस्तों इसमें प्रतीप अलंकार है। प्रस्तुत पंक्ति में जमुना जल को उपमेय और श्याम शरीर को उपमान बना दिया गया है। ध्यान से समझिएगा, जमुना जल को उपमेय, जमुना जल ये वाला, जमुना जल को उपमेय, जमुना जल को उपमेय और श्याम शरीर, श्याम शरीर को उपमान बना दिया है, इसलिए यहाँ प्रतीप अलंकार होगा। ठीक, इसलिए यहाँ प्रतीप अलंकार होगा। नेक्स्ट, किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती? संज्ञा, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। कौन सा सही है? क्रिया विशेषण शब्दों में वचन की पहचान नहीं होती है। मीन्स कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। क्रिया विशेषण शब्दों में वचन की पहचान नहीं होती। वचन बदलिए, भाला, भालाएं, भाले, भालिने कि भालिनी। कौन सा सही है बताइए? 27 का दोस्तों भाला का होगा भालें। ठीक, स्त्री शब्द का बहुवचन बताइए। स्त्री, स्त्रियां, स्त्रियों, स्त्रियाएं। ये दोस्तों बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। स्त्रियां होता है। प्रतिदिन में समास है, तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है, कर्मधारय है कि द्वंद्व है? प्रतिदिन अव्ययी भाव समास आता है। प्रतिदिन अव्ययी भाव समास आता है। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? उसे द्वंद्व कहते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं कि नहीं? 20 का क्या होगा? उसे जिसमें दोनों पद प्रधान हो वो द्वंद्व होता है। द्विगु जिसमें क्या आता है दोस्तों? गिनतियां आती हैं। ठीक है, और बहुब्रीहि समास जिसका दोस्तों कोई दूसरा अर्थ निकले, तो मीन्स कि जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे बहुब्रीहि समास कहेंगे। और सबसे बड़ा दोस्तों बहुब्रीहि समास ही है, ये ध्यान रखिएगा। आज का दोस्तों ये रहा आपके 30 क्वेश्चन। यदि आपको ये 30 क्वेश्चन दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट मेरे पसंद आते हैं, जो ज्ञान मुद्रा पब्लिशिंग हाउस का मैं प्रैक्टिस सेट लेके उपस्थित होता हूँ पर डे, यदि पसंद आए तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।